Hello everyone. Today I will be discuss about Squar's lemma for complex analysis. ये हमारे पास सेकंड के अंदर सेक्शन थर्ड के अंदर आता है फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डिस्टेंस और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। स्टेटमेंट देखते हैं। एफ जेड इज़ एनालिटिक इन अ डोमेन डी। अगर स्टूडेंट एफ जेड आपके पास कोई भी एनालिटिक फंक्शन है फॉर डोमेन डी जो कि डिफाइन है मॉडुलस जेड लेस देन आर, जहाँ पे आपका मॉडुलस जेड जो है वो लेस देन आर है। ये चीज़ आपने डिफाइन करनी है कि अगर एफ जेड कोई भी एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन पर तो आप वहाँ पर डिफाइन करोगे मॉडुलस जेड लेस देन आर। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप एफ ऑफ जेड का मॉडुलस अप्लाई करते हो तो वो लेस देन इक्वल्स टू एम आता है फेयर ऑल जेड इन डोमेन डी। थर्ड कंडीशन है कि अगर एफ ऑफ ज़ीरो, अगर आप फंक्शन में ज़ीरो वैल्यू रखें तो वैल्यू ज़ीरो आती है। ये तब आती है देन एफ ऑफ जेड का मॉडुलस आप अगर आप किसी फंक्शन में वैल्यू इस फंक्शन में मतलब वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल जेड को ज़ीरो लेकर चलेंगे तो वैल्यू आपकी ज़ीरो देगा फंक्शन। मतलब अगर आप एफ ऑफ ज़ीरो लेकर चलेंगे फंक्शन के अंदर ज़ीरो वैल्यू रखेंगे तो ज़ीरो वैल्यू आएगी। तब क्या होगा, जो हमारा एफ ऑफ जेड लेस देन एम है ना, ये हमारा क्या बन जाएगा, मॉडुलस एफ ऑफ जेड लेस देन एम बाई आर मॉडुलस जेड हो जाएगा। और ये चीज़ हम तभी अप्लाई कर सकते हैं, ये इनक्वालिटी तभी ओकर हो सकती है जब एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एम बाई आर जेड ई आयोटा अल्फ़ा हो, वेयर अल्फ़ा कोई भी हमारे पास रियल कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। इसमें हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर एफ जेड आपके पास कोई भी एनालिटिक फंक्शन है फॉर डोमेन डी तो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है कि जो मॉडुलस जेड है वो लेस देन आर होगा। सेकेंड कंडीशन कि अगर आप एफ ऑफ जेड का मॉडुलस अप्लाई करें तो वो लेस देन एम होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑन जेड फॉर द डोमेन डी। थर्ड कंडीशन कि अगर आप फंक्शन में ज़ीरो वैल्यू रखते हैं एफ ऑफ ज़ीरो तो आपका ज़ीरो आता है। देन अगर ऐसा है तो आप क्या निकाल सकते हो, एफ ऑफ जेड का मॉडुलस अप्लाई करके लेस देन इक्वल्स टू एम बाई आर मॉडुलस जेड। और जब ये इनक्वालिटी आपकी आएगी तो आपकी इनक्वालिटी ओल सो कर करेगी, मतलब कि आप मॉडुलस यहाँ से रिमूव करेंगे तो एफ जेड एम बाई आर जेड ई आईटा अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा आपके पास कोई भी रियल कांस्टेंट हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास एफ जेड कोई भी एनालिटिक फंक्शन है डोमेन डी के अंदर और मॉडुलस जेड जो है वो लेस देन आर दिया हुआ है। इसी का यूज़ करते हैं। सी आपके पास कोई भी सर्कल है, मॉडुलस जेड आपको लेस देन आर दिया हुआ है, तो मैं इस लेस देन आर को यहाँ पे स्मॉल आर से रिप्लेस कर रही हूँ कि बार बार लेस देन आर रखने से हमारा आगे जो कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो मैं इस लेस देन आर को स्मॉल आर के इक्वल ले लेती हूँ। तो अगर सी मेरे पास स्टूडेंट कोई भी सर्कल है और मॉडुलस जेड इज इक्वल्स टू स्मॉल आर है, वेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर जो हमने डिफाइन किया है। तो बाय अजम्पशन फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि फंक्शन हमारा कैसा है, एनालिटिक है। तो अगर हमारे पास फोर अजम्पशन फर्स्ट बाय एफ जेड इज एनालिटिक विद इन अपॉन सर्कल सी, हमने कोई भी सर्कल लिया, हमने कहा कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है डोमेन डी पे, तो अगर मैं कोई भी सर्कल यहाँ पे अज्यूम करती हूँ जिसमें मॉडुलस जेड इज इक्वल्स टू आर है, तो बाय अजम्पशन फर्स्ट एफ जेड इज एनालिटिक विद इन अपॉन सर्कल सी, देन बाय टेलर थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड एन जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड एन। टेलर थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो आप उसको टेलर थ्योरम से इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू समेशन एन जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड एन, वेयर जेड आपके पास कोई भी सर्कल का पॉइंट होता है सर्कल के अंदर का एट एनी जेड विद इन सी। अब देखिए क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, यहाँ से एफ ऑफ जेड सीरीज़ को ओपन करते हैं। डेट इज़ आती है ए नॉट प्लस ए वन जेड ए टू जेड स्क्वेयर प्लस ए थ्री जेड क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो अब हम क्या करते हैं, बाय अजम्पशन थर्ड अजम्पशन क्या कहती है हमें कि एफ ऑफ जीरो पे फंक्शन जीरो होगा। तो अगर हम यहाँ पर जेड पॉइंट को जीरो के इक्वल लेकर चलें तो यहाँ पर सारी वैल्यू जीरोज आएंगी, ओनली ऑन क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो पे फंक्शन ए नोट आएगा, तो ए नोट की वैल्यू जीरो आ जाएगी अगर हम यहाँ पे जेड को जीरो लेकर चलते हैं बाय अजम्पशन थर्ड। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन हमारी ये थी, तो यहाँ पर हमारा ए नोट वैल्यू जीरो हो जाएगी और बाकी की सारी वैल्यूज एज इट इज़ लिखी जाएंगी। यहाँ से हम सारे फंक्शंस में से z बाहर ले लेते हैं, अंदर ही बचता है। अब z यहाँ पे मल्टीप्लाई है, नीचे यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो एफ ऑफ जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू ए वन ए टू जेड ए थ्री जेड स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब जो एफ जेड बाई जेड है इसको हम कैपिटल एफ जेड से डिनोट करेंगे। हमने यही किया है कि कैपिटल एफ जेड
को लेट कर लिया कि जो एफ जेड बाई जेड है वो कैपिटल एफ जेड के इक्वल है। तो देखिए हमारे पास कैपिटल एफ जेड के इक्वल अगर हम रखें तो हमारे पास कैपिटल एफ जेड क्या आएगा, A1 A2 प्लस A2Z प्लस A3Z स्क्वायर, मतलब वही सीरीज जो एफ जेड बाई जेड की इक्वल थी वो कैपिटल एफ जेड की इक्वल आ गई, क्योंकि हमने लेट कर लिया कि एफ जेड जो है वो स्मॉल एफ जेड बाई जेड की इक्वल है। बट जो हमारी ये एफ जेड की वैल्यूज़ हैं ये कब है, जब हमारा z 0 है। ये कैपिटल एफ जेड की वैल्यू कब है, जब हमारा z इज इक्वल्स टू 0 है। तो अगर हम यहाँ से z इज इक्वल टू 0 वैल्यूज़ को रिमूव कर दें तो इक्वेशन नंबर 4 हमारी क्या आएगी, अगर हम यहाँ से एफ जेड वैल्यू 0 को रिमूव कर दें, 0 वाली वैल्यू को, जो जो वैल्यू z इज इक्वल टू 0 पे आ रही है उन वैल्यूज़ को रिमूव कर दे तो हमारे पास क्या बनेगा, A1 बचेगा। हम ओनली A1 बचेगा तो हमारे पास अब और वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब हम अगेन z इज इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास अगेन जो है एफ ऑफ 0 पे वैल्यू A1 आती है। तो इफ़ डिवाइन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू A1, पहले A0 आया था अब A1 0 आ गया। तो एफ जेड इज़ एनालिटिक विद इन अपॉन से, तो ऐसे ही हम काफ़ी सारी वैल्यूज इसकी ले सकते हैं, मतलब कि जैसे अब A0 ले लिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में A2, फिर नेक्स्ट स्टेप में A3, तो ऐसे चलते चलते हमारा प्रोसीजर ये प्रोसेस इंक्रीज़ आगे मतलब चलता जाएगा, प्रोसीड होता जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई भी, अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एनालिटिक है, एफ जेड कोई भी एनालिटिक है विद इन अपॉन सी, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम मॉडुलस अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। उसमें क्या होता है कि अगर आप एफ जेड का मॉडुलस अप्लाई करो तो वो कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है किसी सर्कल सी के अंदर जो जेड इज इक्वल्स टू ए है। तो यहाँ पर भी मैं इसकी यहाँ पर जैसे A0 पे वैल्यू 0 ले रही थी, फिर A1 पे वैल्यू मेरा 0, पहले जेड इज इक्वल टू 0 लिया तो A0 पे वैल्यू 0 आई। फिर नेक्स्ट स्टेप में ही मैं यहाँ से वो चीज़ रिमूव कर रही हूँ कि जब मेरा जेड नॉट पे 0 है वैल्यू, मतलब ये चीज़ सिंगुलैरिटी रिमूव कर रही हूँ यहाँ से, तो फिर मेरा अब A1 वैल्यू 0 आ रही है। तो मैं क्या करूँगी, इसकी मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल दूँगी, मतलब कि z इज इक्वल्स टू a लेकर चलूँगी, जो कि हमारा सर्कल के अंदर तो बिलोंग नहीं करता, और मॉडुलस a जो है वो लेस देन कैपिटल R इज इक्वल्स टू स्मॉल r, जो कि लेस देन r है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड जो कि हमारे पास ये है एफ जेड बाई जे, अब z को हम a के इक्वल ले रहे हैं तो एफ ऑफ ए बाई ए इंटू मॉडुलस हम इसका अप्लाई कर देंगे। अब एफ ऑफ बाई ए ये क्या है स्टूडेंट, हमने ये ए वैल्यू कब ली है कि ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर मैं एफ ऑफ बाई ए करती हूँ तो ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ जेड है। तो हम अब क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर हमारे पास z कोई भी पॉइंट है इनसाइड सर्कल सी, तो फ्रॉम इक्वेशन, अब देखिए यहाँ से ये मैक्सिमम वैल्यू एफ जेड की, तो इसकी जगह पे हम एफ जेड लिख सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू एफ जेड की, तो एफ जेड बाई जेड जो कि लेस देन हो जाएगा m बाय आर के बाय अजम्पशन सेकेंड में हम लेकर चले हैं कि एफ ऑफ जेड का अगर हम मॉडुलस अप्लाई करें तो वो लेस देन इक्वल m आता है। तो हम यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, एफ जेड को तो m लिख दिया, एफ जेड के मॉडुलस को, और z को हमने r लिख दिया। तो ये मैक्सिमम वैल्यू एफ जेड की। इफ़ z इज़ एनी पॉइंट इनसाइड सी, अगर z कोई भी पॉइंट है इनसाइड सी सर्कल पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या बनती है, ये z उस साइड चला जाएगा तो एफ जेड लेस देन m बाई आर इंटू मॉडुलस z। तो दस द इक्वालिटी फॉर ऑल स्मॉल r, अब स्मॉल r तो हमने लेस देन कैपिटल R लिया है, तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फ्री फ्रॉम हमने r कर दी है और z से भी फ्री कर दी है। तो क्या आएगा हमारे पास एफ ऑफ जेड, अब स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये लेस देन तो है ही है। तो देखिए यहाँ पे लेस देन का रिमार्क तो है ही है, तो अगर हम r जो है तो ऑल्सो स्मॉल इससे लेस देन r है, तो मैं इस r को इस कैपिटल स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर देती हूँ, तो मेरे पास ये रिप्लेस हो जाएगा। तो मॉडुलस एफ ऑफ जेड लेस देन m बाई आर मॉडुलस जेड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ जेड, और जो जेड है वो लेस देन इक्वल्स टू r है। अब देखिए जो हमने मॉडुलस एफ ऑफ ए बाई ए लिया था ये क्या था, मैक्सिमम वैल्यू थी ना हमारे पास एफ ऑफ जेड की, तो एफ ऑफ ए जो है वो m बाई आर इंटू, अभी ए साइड लेके चली गई मैं तो a बन गया। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट मैं r को r से रिप्लेस कर देती हूँ, तो जब मैं इस r को स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस करूँगी तो मॉडुलस एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू m बाई आर मॉडुलस a बनता है। फिर अगर मैं यहाँ से इस मॉडुलस को रिमूव करूँ, जैसे मॉडुलस z इज इक्वल्स टू r है तो उसको हम z इज इक्वल टू r ये मॉडुलस हटाते हैं तो इस साइड e की पावर थीटा बनता है। यहाँ पर भी अगर मैं इस a की पावर को a के मॉडुलस को हटाऊँगी तो क्या बनेगा, a e आयोटा अल्फ़ा, मतलब दोनों साइड से मॉडुलस हटाया, और अब मेरे पास जो a है वो z इज इक्वल्स टू a था हमारे पास, तो मैं इसको z से रिप्लेस करूँगी तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू m बाई आर z e आयोटा अल्फ़ा फॉर ऑल z जो है इन ऑन द सर्कल सी। यही हमारी स्क्वाज्ड लेमा था। इसमें हमने 3 कंडीशंस को याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एनालिटिक है डोमेन डी के अंदर तो हमने मॉडुलस जेड जो है लेस देन आर लेना है। सेकंड कंडीशन कि अगर एफ जेड का जो मॉडुलस लेस देन
एम होता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ जेड डोमेन डी, और एफ जीरो पे वैल्यू जीरो होती है, और हमने चीज़ प्रूव करनी है। देखिए हम अलग अलग लेकर चलेंगे। सबसे पहले टेलर थ्योरम का हमने इसमें यूज़ किया है, और एफ ए की वैल्यूज़ में ए नॉट जीरो आया, फिर हमने यहाँ से ए वन निकाला, फिर हमने मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का यूज़ किया, वहाँ से हमने इसको वहाँ से हमने इसका यूज़ किया। इसके अंदर दो थ्योरम का टेलर थ्योरम और मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का यूज़ हुआ है। तो अगर आपको ये थ्योरम करनी है तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए कि मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल क्या होता है और टेलर थ्योरम क्या होती है। ज़्यादा नहीं तो आपको थोड़ा थोड़ा इसकी डेफिनेशन है स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप जब इस क्वाज़ लेमा करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद तो हमने सिर्फ इनकी मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट किया है, और देन बाद में जेड को ए से और स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस किया है।